हेलो साथियों, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी बहुत तेजी से तैयारी कर रहे होंगे और जब जब जैसे अब एग्जाम का टाइम नजदीक आता जा रहा है, आपका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आज मैं लेके आया हूँ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी फिजिक्स की वो ब्रांच की जो कि डील करती है लाइट के साथ। इस चैप्टर का हम टोटल वन शॉट के अंदर कवर करेंगे कि कई सारे आपके रिवीजन पॉइंट इसमें आ जाएंगे और आपको ब्रीफली पता लगेगा कि क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन, ये दोनों पढ़ना जरूरी है। उसके अंदर डिस्पर्जन वाला पार्ट है। आज मैं सिर्फ लाइट एंड मिरर तक का लेके आया हूँ, वो पूरा आज कवर करने जा रहे हैं। नोट और पेन साथ में लेके बैठिएगा और हो सके तो स्क्रीनशॉट या फोटो भी लेना, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी डिटेलिंग्स मैंने इसमें रखी है। आप सभी तैयार होंगे? चलिए शुरू करते हैं तेजी से आज का चैप्टर लाइट। लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है कि जो किसी भी मीडियम में ट्रैवल करती है। जैसे कि वैक्यूम है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाएगी। लाइट को कहीं पे भी ट्रैवल होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। जी हाँ, लाइट कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती है जो नॉन मैकेनिकल वेव है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती है और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी वो ट्रैवल करती है। किसी चीज को जैसे ही वो टकराती है तो बाउंस बैक भी करती है, और कई बार अगर चीज ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है, तो उसके अंदर वो एब्जॉर्ब भी होती है। ये सारी डिटेलिंग्स आपको जाननी है आज। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। लाइट लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉज द सेंसेशन ऑफ विजन। व्हाई द सेंसेशन ऑफ विजन? क्यों ऐसा? तो बच्चों, आप जब किसी भी चीज को देख पा रहे हो, उसके पीछे दो फेनोमेनन है। पहला ये कि लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराई, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद आपकी आंखों में वो रिफ्लेक्ट बाउंस बैक करके आई और आपकी आंखें उस सेंसेशन को आपके रेटिना पे पहुंचाती है और रेटिना पे ऑप्टिक रेव्स उसको जाके दिमाग तक सिग्नल्स पहुंचाता है। इसीलिए कहा गया है कि द सेंसेशन ऑफ द विजन, कि जो हमें लाइट से मिलता है। सेल्फ luminous objects such as the sun and the stars are source of light। जो सेल्फ ल्यूमिनस है यानी कि जो खुद से प्रकाशित है, जो खुद की लाइट रखते हैं, जैसे बल्ब है, वो सेल्फ ल्यूमिनस नहीं कहा जाएगा, उसको तो हम पावर दे के ल्यूमिनाइट कर रहे हैं। हमारा मून, वो भी सेल्फ ल्यूमिनस नहीं है। बच्चों, छोटी छोटी डिटेल्स है, आप जानते हो। मैं फटाफट आज इस लेक्चर को कवर करने का ट्राई करूंगा 1 to 2 आवर के बीच में। आप अपने नोट्स पेन रख के हर एक डिटेलिंग लिखते चले जाइएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। लाइट, सम लिविंग क्रिएचर्स सच एज ग्लोवर्म्स एंड हिटेक्सफीज आर ऑल्सो सेल्फ ल्यूमिनस। आपने देखा होगा कि तेरी गलियां करके एक गाना है, और कई सारी हॉलीवुड मूवीज में आप देखते हो कि समंदर किनारे बैठे हुए और वो पानी पूरा ब्लू होता है, ब्लू जैसे कि पानी में से लाइट निकल रही हो। तो वो कुछ और चीज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर के बैक्टीरिया है कि जो इस तरीके से लाइट को एमिट करता है। जैसे हमारा जुगनू, जुगनू क्या करता है, उड़ता हुआ आपने देखा होगा कि वो लाइट को एमिट करता है, वो सेल्फ ल्यूमिनस है, उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से लाइट को वो प्रोजेक्ट कर पाता है। यही चीज समंदर के अंदर, पानी के अंदर भी होती है, उसके बारे में है ये। साथ में अब लाइट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको इसकी स्पीड पता होनी चाहिए। स्पीड दो कि 1 मीटर पर सेकेंड में, तब लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब बात करते हैं हम किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो उसके अंदर क्या, किलोमीटर पर सेकेंड में क्या हो जाएगा, 3 लाख। ठीक है, 10⁵ How the even light which is faster than the anything known to man can move only 0.3 millimeters in the trillionth of the seconds on vacuum। बेटा ये जो सारे 1 2 3 4, एक मिली सेकंड के अंदर कितने, एक माइक्रो सेकंड के अंदर कितने, एक नैनो सेकंड के अंदर कितने, ये सारे आपको याद कर लेना है, लिख लेना है, पॉइंट बना लेना है। पीको यानी कि यहाँ पे सेकंड का 1 ट्रिलियन हिस्सा, फेमटो भी आ सकता है तो 10⁻15, ये सारा आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। नोट्स बनाते चलिएगा साथ में। लाइट objects such as a table, pen and this page are visible because they reflected to the light received from such sources। यानी कि एक जगह पे लाइट टकराई और बाउंस बैक करके आपकी आंखों में आई, तभी आप इसको देख पा रहे हैं।
नाइट को भी जब ड्राइवर किसी चीज को देख पाता है तो वो उसकी हेडलैम्प वहां पे हेडलाइट से लाइट वहां जाती है, टकरा के वापिस आती है, तभी देख पाता है। बाकी लाइट में देख पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, लाइट के क्या नेचर है? रे की तरह, वेव की तरह, पार्टिकल की तरह लाइट बिहेव करती है। सर ऐसे कैसे? ये रे भी है, पार्टिकल भी है, ये दो तीन चीजें मिक्स मिक्स क्यों है? आपको जानना बहुत जरूरी है कि लाइट दोगलापन दिखाती है। दोगलापन यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के दो नेचर है, कभी वो पार्टिकल के जैसे और कभी वो वेव की जैसे बिहेव करती है। और आज तक साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाए कि ऐसा किस वजह से है। अभी तक अंदाजा नहीं लगा कि ऐसा किस तरीके से होता है, पर हाँ, कुछ स्टडीज को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसे एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगा कि लाइट ऐसे बिहेव करती है। लाइट के दो नेचर है, कौन कौन से? रे की तरह बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। कैसे और क्यों, ये अभी तक पता नहीं चला। चलिए, वेवलेंथ, वेवलेंथ किसको कहेंगे? आपने साउंड में वेवलेंथ पढ़ा होगा जो लैम्बडा होता है, पर यहाँ पे वो वेवलेंथ की बात नहीं है। यहाँ पे जो लाइट की जो विजिबल पाथ रे की वेव है, वेव फॉर्मेट में उसको ले तो उसका जो पाथ है वो किस में लेंगे? हम नैनो में लेते हैं उसको। हम नैनोमीटर के अंदर देखते हैं कि ये वाला जो स्पेक्ट्रम है वो हमारा विजिबल है। अल्ट्रावायोलेट, गामा, एक्सरे, ये सारे हम देख नहीं पाते हैं। हमारे आसपास की जो लाइट्स है उसमें कभी आपने एक्सरे खिंचवाया होगा तो एक्सरे के सामने खड़े हो गए ऐसे, फिर पीछे आपके वो लग जाता है पर्दा, तो वो जो रेज आती है आपको दिखती है क्या? नहीं देख पाते। अल्ट्रासाउंड भी हमको दिखती है, नहीं देख पाते। तो सारे जो वेवलेंथ है हम नहीं देख पाते, सिर्फ और सिर्फ ये विजिबल एरिया हम देख पाते जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का ही है, उससे कम और ज्यादा हम नहीं देख पाते। Our eye can only see 400 to 700 नैनोमीटर्स के बीच का जो पाथ है वही हम देख पाते हैं। अल्ट्रावायोलेट, एक्सरे, इंफ्रारेज, ये सारी चीजें हम नहीं देख पाते। अब पार्टिकल नेचर, लाइट का पार्टिकल नेचर कैसे है? पहले तो मैं बता दूं कि ड्यू टू हमारी आंखों की कुछ लिमिटेशंस है कि हम लाइट को पार्टिकल में नहीं देख पाते। वो तो हमको एक बीम जैसी लगती है। कैसे? अगर मेरे पास एक AK-47 है, AK-47 से मैं आपकी ओर पूरी जोर से दर फायर कर रहा हूं, तो दूर से कोई देख रहा है तो उसको तो अगर देखेगा तो उसको लगेगा कि यहाँ से एक बीम निकल रही है, यहाँ से एक धागा निकल रहा है जो कंटिन्यूअस है। पर ऐसा नहीं होता। आप भी जानते हो कि एक एक गोली टाइम टाइम से निकलती है। वैसे ही लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर की है। मतलब कितनी तेजी हुई। एक एक पार्टिकल भी आ रहा है तो आप क्या देख पाओगे? उसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लाइट हमको एक रे जैसी दिखती है। लाइट हमको रे जैसी दिखती है पर उसका नेचर एज अ पार्टिकल भी है। लाइट एक पार्टिकल की है जो पार्टिकल्स बने हुए हैं फोटॉन से। फोटॉन नाम के पार्टिकल से वो बनी हुई है। We can check out the particle properly of the light, property of the light, comparing light with sound using a device called oscilloscope. ऑसिलोस्कोप के अंदर हम लाइट के नेचर को जान पाते हैं। शुरुआत में उसकी इंटेंसिटी हाई होती है तब हम उसको मेजर नहीं कर पाते, पर जैसे ही उसकी इंटेंसिटी डाउन होती है तब हमको वो इजीली ऐसे लीनियर फॉर्म में पार्टिकल के रूप में हमको दिख सकती है। देखते रहिएगा, यहाँ पे आप नोट डाउन करते रहिए आपको जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है इसके अंदर से। पार्टिकल नेचर है लाइट का सर हम जान गए। इसके बाद यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला है c इज इक्वल टू लैम्बडा न्यू म्यू, c इज इक्वल टू लैम्बडा म्यू, वेयर द लैम्बडा इज द वेवलेंथ एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। राइट, ये आपको पता होना चाहिए कि न्यू म्यू दोनों लेते हैं, एफ भी लेते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। टर्म्स जस्ट चेंज हो जाते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट विच 3 लाख यानी कि 2.998, ये 3 के करीब ही वैल्यू है। अगर ये वैल्यू भी आ जाए ऑप्शन में तो आपको भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ये भी लिख लेना। साथ ही हाउ एंड व्हाई द फायरफ्लाइज जुगनू लाइटन अप, कैसे होता है? ये अपने अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है जो बायोकेमिकल्स की वजह से होती है और इसीलिए उनको कहते हैं हम बायोल्यूमिनेसेंस
सारे जो जीव है उनको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। अभी मैंने बात करा समंदर में भी ठीक इसी प्रकार से रिएक्शन होती है कि जहां पे हमको लाइट दिखती है। अगर हमारे अंदर ऐसी कोई रिएक्शन हो रही होती तो हम भी चमकते रात को, पर ऐसा होता नहीं है। वाई डज अ रेडियम ग्लो? रेडियम यूरेनियम का जो हमारा डिस्कवर किया गया 1898 बाय मैरी क्यूरी के द्वारा इसको बताया गया, और यूरेनियम के अंदर रिएक्शंस होती है कि जो बहुत ही छोटा रेडिएशन रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए उसको रेडियम को रिमिनेसेंट कहते हैं। और केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमको वहां पे लाइट एमिट हो रही दिखती है कि जो बहुत छोटी होती है लाइट। और जब भी अगर रात को आपने देखा होगा कि रेडियम पे लाइट गिरती है तो वैसे ही वो आपको थोड़ी देर दिखने का हो जाता है, उसके अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट करके जो तुरंत आती है वो हम आराम से देख पाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स। रे ऑफ बीम लाइट। अब जो ये बीम है मैंने अभी बताया पार्टिकल से बनी हुई है, पर वो जो बीम दिखता है हमको, वो बीम ऐसे स्ट्रेट लाइट, वो पूरा ऐसे एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। सब एकदम लाइन से, जैसे आर्मी की परेड जाती है उसी तरीके से सीधे आगे बढ़ेंगे। वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करती। वो तो बस सीधे सीधे ऐसे चली जाती है एक दूसरे के पैरेलल। बीम ऑफ लाइट का एक नेचर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है कि वो पैरेलल है, और वो बीम ऑफ जो सोर्स है, पॉइंट सोर्स से वहां से हमको बाहर डाइवर्जिंग, बाहर निकलती हुई हमको दिखती है। तो ये इसके मैंने कि कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स लाइट्स के हैं। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने 7-8 के टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा कि लाइन प्रोपोगेट्स इन अ रेक्टिलिनियर मोशन, की सीधी लाइन में ये मोशन करती है। हम अगर 1 2 3 ऑब्जेक्ट्स को रख के बीच में छेद कर दे और यहाँ पे हम कैंडल को बंद करते हैं, तो हम अगर यहाँ से देखेंगे तो हमको सीधा वो दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट सीधे रेक्टिलिनियर मोशन करती है, जो हम विजिबल कर पाते हैं, हम देख पाते हैं। साथ ही में द काइंड ऑफ शैडो डिपेंड्स ऑफ द साइज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। अब हमारा जो मून है कैसे ढक जाता है, कभी हम कहते हैं कि भाई अमास की रात है, ये है, क्या है, चांद नहीं दिख रहा, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, ये सारी बातें जो है वो इस कंसेप्ट के ऊपर बनी हुई है। इस कंसेप्ट में जिस तरीके से बताया गया है कि हमको यहाँ पे जो बॉल हमारा अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा क्या होता है, अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा क्या होता है, वो जान लीजिए कि जो रीजन, अगर मैं लाइट का यहां से बीम डालता हूं और यहाँ पे बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूं, ये मेरे पास टॉर्च है जो लाइट मार रही है इसके ऊपर, और यहाँ पे मैंने एक बॉल रख दी, तो क्या होगा, बॉल का शेडो सामने दीवार पे होगा, बॉल का शेडो दीवार पे पड़ेगा। तो शेडो में जो डार्क रीजन होगा, शेडो में जो डार्क रीजन होगा वो अम्ब्रा कहलाएगा, और पेनम्ब्रा जो उसके बाहर का जो कम डार्क रीजन है उसको पेनम्ब्रा भी हम कहते हैं। ये दोनों नोट कर लेना, नए वर्ड्स लग सकते हैं आपको पर इनको याद रखना है हमको। द रीजन विच कंप्लीट शेडो कॉल्ड अम्ब्रा एंड द रीजन ऑफ डिफ्यूज शेडो इज कॉल्ड पेनम्ब्रा। यानी कि जहां पे लाइट शेडो दिख रहा है वो पेनम्ब्रा, और जहां पे हमको कंप्लीट डार्क दिख रहा है वो हो जाएगा अम्ब्रा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर टॉर्च है, बॉल है, तो इस टॉर्च से लाइट गई, डार्क जहां पे दिख रहा है वो अम्ब्रा अम्ब्रा और दूसरा पेनम्ब्रा। ये आप याद रखेंगे और यही चीज से आप आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे मून एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो रीजन है, मून यहाँ पे है, लाइट यहाँ से सन की जा रही है अर्थ के ऊपर, अर्थ और मून, मून को पूरा शेडो की तरह ढक दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अम्ब्रा क्रिएट हो रहा है और मून के पास पेनम्ब्रा क्रिएट हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये ठीक ऊपर वाली स्लाइड में जो चीज करी है वैसी की वैसी सेम टू सेम सन एंड अर्थ के बीच में होती है। सन वो सोर्स ऑफ लाइट है, अर्थ मान लो कि वो बॉल है हमारा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हमको इमेज मिलती है कुछ इस तरीके से। सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सोलर एक्लिप्स कब होता है? कि जब मून हो जाता है किसके बीच में? अर्थ एंड सन के बीच में। इसके बीच में कंफ्यूज होता है कई बार, मून एक्लिप्स का आंसर सन एक्लिप्स में, सन का
मून में। तो याद रखिए, जब भी बात करी जाए एक ही को याद करिए, सोलर एक्लिप्स, तो भाई मून बीच में आ जाता है अर्थ और सन के बीच में। आगे देखते हैं, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर, वो मैटर के साथ क्या इंटरेक्शन करती है। आप कहोगे कि सर लाइट तो बस रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट ये कर जाती है, मैटर के साथ उसका क्या लेना देना है। देखते हैं, when in a vacuum such as outer space where no matter is present, light travels straight forward। जहां पे कोई भी मैटर नहीं है हमारे स्पेस में, वैक्यूम है, तो वैक्यूम में लाइट विदाउट एनी इंटरेक्शन सीधे ट्रैवल कर जाती है। और हम जब लाइट को देखना चाहे इन स्पेस में ट्रैवल करता हो तो हमको लाइट दिखती नहीं है, क्योंकि लाइट को दिखने के लिए रिफ्लेक्शन होना जरूरी है, किसी ऑब्जेक्ट से टकराना जरूरी है। पर स्पेस में तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, खाली वैक्यूम है, तो वैक्यूम में लाइट पास कर जाती है तो हम उसको देख नहीं पाते हैं। However, light behaves in a variety of ways when it comes in contact with water, air and the matters। अगर कोई मैटर है वहां पे ही वो टकराएगी, टकरा के वो स्कैटरिंग करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, बाउंस बैक करेगी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वो दिखाएगी। अगर कुछ चीज नहीं है तो वहां पे हमको कुछ भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। देखिए, अगर इस स्लैब पे, ग्लास के स्लैब में, या एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जो एकदम लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो इंसिडेंट किया लाइट को, लाइट एब्जॉर्ब हो गई, यहां से निकली नहीं, स्कैटर नहीं हुआ, इसका बाउंस बैक नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम लेते हैं ट्रांसमिशन, थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट टाइप, तो लाइट क्या करेगी, थोड़ा रिफ्लेक्ट भी होगी और अंदर से रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल जाएगी। और इंसिडेंट अगर करते हैं हम फुल्ली, कोई ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसल्यूसेंट नहीं, बट एकदम वो ऐसी है जैसे मिरर के जैसे, कि जहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी लाइट, तो वहां पे हमको इस टाइप का स्कैटरिंग देखने को मिलता है। When light strikes matter, part of the light is absorbed into the matter and transformed into the heat energy। अब आप कहेंगे कि सर हमारा जो मिरर है वो मिरर 100% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, राइट? आप ऐसा मानते होंगे, पर ये बच्चों बात गलत है। आपका मिरर बिल्कुल भी 100% लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा करना, आपका मिरर लेना और उसको धूप में रख देना, लाइट को थोड़ी देर उसमें पड़ते रहने देना, 5 मिनट बाद उस मिरर को टच करिएगा, तो जैसे ही मिरर को टच करता है तो वहां पे हमको वो थोड़ा गर्म लगता है, उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है हमको। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मिरर, वो जो मिरर का मटेरियल है, वो लाइट के फोटोन की कुछ एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है, अपने अंदर खींच लेता है, वो हीट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। मतलब अगर लाइट आती, टकराती और कंप्लीट पूरी की पूरी वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती तो हीट होनी नहीं चाहिए थी। मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन हो रहा है, साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट भी हो रहा है। समझ गए आप? दूसरे केस के बारे में आप बात की है, और ये जो सेम हम देख गए वही सारा सिनेरियो है। लाइट रिफ्लेक्ट्स, जी हाँ, राइट, लाइट है, रिफ्लेक्ट करती है, और इसी वजह से हमने वो बचपन में कहानी भी पढ़ रखी है कि शेर जाता है और कुएं में अपने जैसा दूसरा शेर देखता है और अंदर कूद पड़ता है। यानी लाइट पानी के साथ भी ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, मिरर में भी होती है, हम उसको आसानी से देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के लिए ये सारे फेनोमेनन है। मैं आपको इसको ध्यान से बताता हूँ कि जो बीच में ये जो लाइन है, जो बीच में परपेंडिकुलर लाइन है, उस लाइन को हम नॉर्मल की तरह लेते हैं। 90 के एंगल पे नॉर्मल होता है। यहां से हम रे को इंसिडेंट कर रहे हैं, ये येलो वाली रे तो यहां से निकल गई, फिर ये ऐसे बाहर निकल रही है इस ओर, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट नहीं है, रिफ्रैक्ट करके बाहर जा रही है। फिर जैसे जैसे मैं यहाँ पे एंगल बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं एंगल इंसिडेंस वाला बढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, एक एंगल पे आके ये दूसरे मीडियम में एयर में नहीं जाएगी, वो सीधा जाना चालू कर देगी, ये जो सरफेस है सरफेस पे जाना चालू करेगी। जब लाइट आप उस एंगल से इंसिडेंट करते हैं जहां से वो सरफेस पे उसका जाना चालू कर दे, तो उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किसको कहा जाएगा कि जब सर आप अपना इंसिडेंट एंगल बढ़ा देते हैं
और जो रिफ्रैक्ट होके लाइट जाती है वो सीधी जाने लगे, तब हम उसको कहेंगे कि क्रिटिकल एंगल है। याद रखिएगा, क्रिटिकल एंगल वो कि जो रिफ्रैक्शन को सरफेस के ऊपर ही भेजे, एयर में भेजेगा नहीं। रिफ्लेक्शन के लिए मेन चीज कि किसी भी प्लेन मिरर पे या किसी भी सरफेस पे हमने इंसिडेंट करी रे को, वो इंसिडेंट हुई रे रिफ्लेक्ट कर जाती है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट रे बदल जाती है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसा रहता है, सेम रहता है। यहां का एंगल थीटा आई एंड थीटा आर विल बी द सेम, और बीच में हमारा 90 के एंगल पे नॉर्मल रहता है। बेसिक्स है कि सारे देखिए, एंगल आई एंड एंगल आर विल बी द ऑलवेज सेम। लाइट इंसिडेंट ऑन अनदर मीडियम, अगर लाइट किसी एब्जॉर्प्शन वाले मीडियम पे हम इंसिडेंट कर रहे हैं तो वहां पे हमको ना ही रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन देखने को मिलता। बाउंस बैक कहा होगा कि जहां पे रिफ्लेक्शन होता है वही बाउंस बैक कर जाती है, और रिफ्रैक्शन वहां पे होगा जहां पे लाइट किसी ग्लास स्लैब में जा रही है, किसी वाटर के अंदर एंटर कर रही है, या कोई डायमंड है वहां पे रिफ्रैक्शन हमको देखने को मिलता है। प्रिज्म जिसे कहते हैं, कैलेडोस्कोप जिसको कहते हैं, ये सारी जगहों पे हमको देखने मिलती है। लाइट हमारी रिफ्रैक्ट कर जाती है। रिफ्रैक्ट एंड रिफ्लेक्ट दोनों वर्ड को जब भी एग्जाम में आप कर रहे हो तो ध्यान से देख के करना है। आता सभी को है, समझ में भी आ रहा है, पर जब जल्दी होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में रिफ्लेक्ट का रिफ्रैक्ट ध्यान नहीं देते हम उसको। बच्चों हमेशा ध्यान में रखिए, और छोटी छोटी बातें ध्यान में रख के ही एक मार्क्स आपका इंप्रूव होता चला जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि लाइट इंसिडेंट ऑन द अनदर मीडियम। अब लाइट यहाँ पे मैं इंसिडेंट कर रहा हूं, और वो ऐसे एक एंगल अंदर की ओर, डेंसर टू रेरर, रेरर टू डेंसर क्या होता है वो समझ लेते हैं। चलिए किस तरीके से वो आगे बढ़ती है। यहाँ पे मैंने ये दो सरफेस बना दी, मैं इसके ऊपर एक रे को इंसिडेंट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, इंसिडेंट कर रहा हूं रे को। अब जहां पे रे टच करेगी वहां पे हम बना देंगे क्या, नॉर्मल। नॉर्मल बना लिया। अब दूसरे मीडियम में ये एंटर हो रही है, तो दूसरे मीडियम में एंटर करते टाइम लाइट कुछ इस तरीके से बेंड हुई, नॉर्मल से कुछ इतना बेंड कर गई। चलो फिर से यहाँ पे एक बनाते हैं। यहाँ पे नॉर्मल बना लिया हमने, इंसिडेंट कर दी रे, और यहाँ पे जब रे जाती है तो वो कुछ इस तरीके से जाती है, नॉर्मल से ऐसे दूर। ये नॉर्मल के करीब आई, वो नॉर्मल से दूर चली गई। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, कौन सा, डर वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा वाला है, डर वाला कॉन्सेप्ट। सर ये डर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, डर वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब लाइट किसी डेंस मीडियम में से रेरर मीडियम में जाएगी, लाइट किसी डेंस मीडियम में से रेरर मीडियम में जाएगी, तो वो नॉर्मल के अवे जाएगी, वो नॉर्मल के अवे जाएगी। और अगर लाइट किसी रेरर मीडियम में से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, टुवर्ड्स जाएगी। क्या जाएगी, टुवर्ड। मतलब कि जो नॉर्मल है उसके साथ लाइट नॉर्मल से दूर भागेगी या नजदीक आएगी, वो पूरा डिपेंड करता है इस दोनों लॉ के ऊपर। डेंसर मीडियम में से रेरर में जा रही है तो लाइट नॉर्मल से अवे जाएगी, रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट टुवर्ड द नॉर्मल जाएगी। और इसी के ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कि लाइट पानी में से एयर में जा रही है तो पानी ज्यादा डेंस है, तो वहां पे ये वाला लगेगा कि अवे चली जाएगी। और अगर लाइट एयर से पानी में जा रही है तो रेरर टू डेंसर जा रही है तो लाइट उसके टुवर्ड्स में बेंड कर जाएगी, नॉर्मल के टुवर्ड्स जाएगी, दूर एकदम। ये दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों आप लिख लीजिएगा, इसके ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं और वो ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। कई बार सीधा सीधा सवाल भी पूछ लिया जाता है कि आप इमेज को देख के ही बता देंगे कि कौन सी इमेज सही है और कौन सी गलत है। आपको समझ आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये नॉर्मल और ये सारी चीजें एक ही प्लेन में रहती है। एक ही प्लेन में रहने का क्या मतलब है, एक ही प्लेन में रहने का क्या मतलब है, तो ध्यान से देखिए। जब मैं ऐसा बताता हूं कि मान लो ये ब्लैक वाली पेन इंसिडेंट रे है
और ये ब्लू वाली पेन रिफ्लेक्टेड रे है। ब्लैक वाली इंसिडेंट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये जो फोन है वो बीच में नॉर्मल का काम कर रहा है। जब कहा जाता है कि वो तीनों एक ही प्लेन में है, तो एक प्लेन में होने का ये मतलब है कि वो तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये नॉर्मल कुछ ऐसे है 3D में, ऐसा कभी नहीं होगा। या ऐसा भी नहीं होगा कि ये जो रिफ्लेक्ट करने वाली जो रे है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, 3 डायमेंशनल हो गया ना ये। ऐसा नहीं होता, वो सारे के सारे एक ही प्लेन में लाए करेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, एक ही सरफेस एरिया में रहेंगे, कि जो कि एकदम प्लेन रहता है। वो हमेशा याद रखना, वो सारे के सारे एक ही प्लेन में ले डाउन करते हैं। इंसिडेंस रे ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड देयर आर द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन का मतलब समझ आ गया कि कोई अलग अलग डायरेक्शन में नहीं होगा, सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे, मतलब 1 डायमेंशनल में होंगे, डायमेंशनल चेंज नहीं करते। बच्चों ये बड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। आगे इमेज फॉर्मेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे हम किसी चीज को इमेज देखते हैं। हम आगे मिरर के खड़े हो जाते हैं और हम अपने आप को मिरर के पीछे देख पाते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है, वो सारी बात है। सपोज द पॉइंट ऑफ सोर्स लाइट इज इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ये ऑब्जेक्ट है। यहां से आप देख पा रहे एक रे यहाँ गई टकरा के ऐसे, ये दूसरी रे, दोनों टकरा के यहाँ पे मिल रही है। जहां पे रे मिलती है, जहां पे बीम ऑफ रे मिलते हैं, उसी जगह पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। जहां पे रे एक्चुअल में मीट करते हैं वहीं पे इमेज फॉर्म होती है, और उसी इमेज को रियल इमेज कहा जाता है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे इमेज दिख रही है और रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, तो उसको हम डुप्लीकेट इमेज कहेंगे? नहीं, उसको हम कहेंगे कि वो इमेज रियल नहीं कहलाएगी, वो इमेज वर्चुअल इमेज कही जाएगी। रियल और वर्चुअल में यही डिस्टेंस है। हम रोज मिरर में जो देखते हैं जिस रे को, वो रे है वर्चुअल वाली, वर्चुअल रे है, वो रियल रे नहीं है। आप सभी जानते हैं वर्चुअल एंड रियल दोनों का क्या डिस्टेंस, क्या फर्क है उनके बीच में, किस तरीके से रिफ्रैक्शन वहां पे होता है, रिफ्लेक्शन होता है। इमेज फॉर्मेशन, the eye sees the image of the source at the point. Since the light rays are not actually come from this point, the image called the virtual. पिछली वाली इमेज में हमने रियल वाली इमेज देखी, यहाँ पे आपको फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज ही दिखाया गया है। फोटो यहाँ पे रियल इमेज की ही है। इमेज फॉर्मेशन की अब यहाँ पे आप देखिए कि रेस को, ये मिरर है, रेस को यहाँ पे इंसिडेंट किया गया, रेस को यहाँ पे इंसिडेंट करा गया, वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है। पर यहाँ पे आई है किसी की, यहाँ पे आई है, तो वो कैसे देख पाएंगे? मान लीजिए ये है आई, यहाँ पे कोई देखने वाला है, तो ये जो रेज ऐसे गई, मिरर से टकराई और वापस इनके आंखों तक आ रही है, तो उनको जो इमेज दिखेगी वो कुछ इस पॉइंट पे मिलेगी। यहाँ पे इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। क्या यहाँ पे एक्चुअल रे तो ये गई और ये आ गई, यहां से निकल रही है और यहाँ पे आ गई। एक्चुअल रे मीट ही नहीं कर रही है। क्या बच्चों? एक्चुअल रे मीट ही नहीं कर रही है। तो एक्चुअल रे मीट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे जो हमको मिलता हुआ दिख रहा है, ये जो इमेज फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है, वो कौन सी है? वो वाली वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है? ये वाली वर्चुअल इमेज है। और अगर एक्चुअल में मीट कर जाती, कैसी? एक्चुअल में मीट कर जाती, तो हम उसको कहते क्या? कि ये रियल इमेज है। लिख लेना बच्चों दोनों का डिफरेंस, एक्चुअल मीट करेगी तब रियल, और वर्चुअल तब होगी कि जब वो मीट नहीं कर रही, बट इट सीम्स टू लाइक कि कॉरेस्पॉन्डिंग, वो दिख रही है ऐसे कि मिल रही है, पर एक्चुअल में मिलती नहीं है। ये डिफरेंस बच्चों याद रखिएगा और इसको नोट डाउन करके रखिएगा अपने पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये पूरे सिनेरियो को आपको बड़े शांति से समझना है, एक एक का क्या मतलब है। ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो एक्सिस है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को खड़ा किया है।
यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव कन्वेक्स का डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे आगे। कनकेव मिरर है, यहाँ से रे जाके इस पॉइंट पे आती है, उसको फोकल पॉइंट कहते हैं, जो हमारा बीचों बीच रहता है। उसको हम डिनोट करते हैं एफ से, फोकल पॉइंट जिसको कहते हैं। और फोकल पॉइंट के जस्ट आगे जो सेंटर रहता है, ये जो मिरर राउंड है हमारा, ये राउंड जहाँ पे एंड होता है जिसका, यहाँ पे आप मान लो कि सेंटर है, सेंटर ऑफ मिरर, ये फोकल पॉइंट हो गया। और यहाँ पे हम इधर बनाते क्या, पोल। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और ये जो अपर्चर है, अपर्चर को एम एन, ऐसे हम इसको नेमिंग करते हैं। याद रखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या है, किस तरीके से फोकल पॉइंट, यहाँ पे सेंटर, वहां पे पोल, एम एन नाम रखे जाते हैं। और क्या किस तरीके से फॉर्म होते हैं वो आगे देखने जाने वाले, कि कैसे कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों मिरर फॉर्म होते हैं और उनका क्या एप्लीकेशन है। यहाँ पे हमको एक प्लेन मिरर दिया गया है। प्लेन मिरर में यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है ए। ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो खड़ा है उसको देखिए कि इसकी जो हाइट है वो प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। ये क्या है हमारा बच्चों, मिरर है। वो भी कैसा मिरर है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के आगे कोई खड़ा है, यहाँ से सीधी रे गई, सीधी रे यहाँ से आपको दिख रही है, पहली रे यहाँ ऐसे जा रही है, दूसरी वहां से आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे रेज एक्चुअल में टकरा के वापिस जा रही है, टकरा के वापिस जा रही है। यहाँ पे भी रे टकराई और वापिस चली गई। वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, पर इट सीम्स टू लाइक कि वो वहां पीछे मीट कर रही है और हमको यहाँ पे क्या मिलती है, इमेज। बताइए बच्चों इसको कौन सी इमेज कहेंगे अब। यहाँ पे रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही। जब रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है तो इस इमेज को कौन सी वाली कहेंगे, वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज कहेंगे, कि जो हम रोज मिरर में देखते हैं, हमारे रोजमर्रा जीवन में हम वर्चुअल इमेज ही देखते हैं, रियल इमेज हम देख नहीं पाते हैं। समझ आ गया होगा आपको कि वर्चुअल इमेज, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल ही बना आता है और इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तरीके से लिखा जाता है। ये जो सारा रिफ्लेक्शन हो रहा है वो लॉज ऑफ मिरर की वजह से हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप रोज अपना सुंदर सा प्यारा सा मुखड़ा आईने में देखते हैं और वो सारा का सारा इल्यूजनरी है, वो रियल दुनिया नहीं है, डुप्लीकेट वाली दुनिया उसको कह सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन अभी हमने देख लिया। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ये जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड रहती है। और लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब, आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं वो उल्टे होते हैं। अगर आप मिरर में देखोगे तो आप उसको पढ़ पाओगे, बाकी ऐसे पढ़ पाओगे नहीं। आप भी मिरर के सामने अपनी टेक्स्ट बुक लेके खड़े हो जाओ तो आपको सारे के सारे वर्ड समझ में ही नहीं आएंगे कैसे लिखे हैं। क्यों, क्योंकि उसमें राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हुआ होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड, वर्चुअली लिटरली इन्वर्टेड। इफ पर्सन इज वेयरिंग अ वॉच ऑन हिज लेफ्ट हैंड, देन वॉच विल अपीयर टू द राइट हैंड इन द मिरेज, वो चेंज हो जाता है। ये नॉर्मल फेनोमेनन से हम सभी वाकिफ है। दूसरी चीज जहां पे हमको देखनी है, रेज ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ वॉल जस्ट दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, येट वी डू नॉट सी आवर इमेज इन वॉल। कि डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है कि हम किसी चीज को, वॉल को देख रहे हैं, वहां पे रेज टकरा के वापिस आ रही है, हम उनको देख भी पाते हैं, पर वहां पे हम हमारी इमेज को मिरर में जैसे देखते हैं वैसे देख नहीं पाते हैं। राइट, वहां पे रियल इमेज आके आपकी आंखों तक लगती है और आपको समझ आता है। ये कुछ 6 पॉइंट है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से लिख लो। ये 6 के 6 पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि भाई प्लेन मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, इमेज डिस्टेंस v किसको कहते हैं, मैं यहाँ पे लिखता चला जाता हूं। इमेज डिस्टेंस को हम v बताते हैं, कैसे होता है। मैग्निफिकेशन क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसको हम u डिनोट करते हैं। रियल इमेज हमारी और वर्चुअल इमेज, रियल इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है, वो कैसे प्रोजेक्ट की जाती है, और वर्चुअल इमेज क्या। रियल इमेज में
रियल रेज आके इंसिडेंट होती है, इसमें रियल रेज आके इंसिडेंट नहीं करती। हो सकता है दो रे में से, वर्चुअल इमेज में दो रे में से एक रे जो है वो वर्चुअल हो सकती है और दूसरी रियल भी हो सकती है। वो सारे फेनोमेनन्स हम देखेंगे, आप इतना नोट करके रखिए। चलिए अब इंक्लाइन मिरर की बात करते हैं। इंक्लाइन मिरर यानी कि कैसा, कि मेरे पास दो मिरर है, मैंने उन दोनों को थोड़ा इंक्लाइन करके रखा है, थोड़ा इंक्लाइन करके रखा और बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख लिया, तो इंक्लाइन मिरर का क्वेश्चन बनता है। तो उसके अंदर एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 बाय एंगल बिटवीन मिरर्स माइनस 1। क्या, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 अपॉन एंगल बिटवीन मिरर्स माइनस 1। ये इंक्लाइंड मिरर के बीच में रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज नंबर फाइंड करने के लिए होता है। आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि बच्चों दो मिरर है, इंक्लाइंड है, एंगल बता देंगे आपको कि 60 के एंगल के ऊपर है या 45 के, तो आपको कैलकुलेट करना होगा और उससे आपको पता लगेगा कि हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म्ड बाय दैट टू मिरर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आप। और ये जो टेबल है 180 पे इमेज 1, 120 पे 2, 90 पे 3, 45 पे 7 एंड 0 पे इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होती है। ये टेबल लिख लेना, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हर बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप आसानी से देख सकते हो कि किस तरीके से ये सारे इमेजेस फॉर्म होते हैं। बार बार अगर आपको करना पड़ सकता है क्वेश्चन के अंदर तो याद रखिए। अब देखते हैं कैलेडोस्कोप। बचपन में आप सब खेले हुए हो कैलेडोस्कोप से, कि मेले में गए और वो जो गोल घुमाने वाले कांच थे जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स दिखते थे, रंगीन पैटर्न्स, जिसको देख के हम चौंक जाते थे। फिलहाल अभी कुछ लोग नहीं चौंकते क्योंकि हमारा जो एंटरटेनमेंट है वो बड़ा बढ़ गया है, राइट। तो वो जो कैलेडोस्कोप है, कैलेडोस्कोप के अंदर हमको कुछ ऐसी इमेजेस दिखती है। क्यों? क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअसली बहुत सारे रिफ्लेक्शन के फेनोमेनन होते हैं और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से हमको मल्टीपल इमेजेस मिलती है। वहां पे मोर देन वन इमेजेस हम पाते हैं और वो सारा सिनेरियो देख के कैलेडोस्कोप के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं। शायद ऐसा पैटर्न आपने देख रखा हो, ऐसा पैटर्न आपने देख रखा हो एकदम रंगीन, कि जो कैलेडोस्कोप बना सकता है और बड़ा प्यारा लगता है। कैलेडोस्कोप ऐसे तीन मिरर्स होते हैं, मोस्टली उसके अंदर तीन मिरर्स होते हैं जिनको ट्राइंगल के शेप में रखा जाता है, जो कुछ इस प्रकार से है। और आपने बनाते कैसे है इसका प्रोसेस बनाया भी होगा आप में से कई लोगों ने स्कूल के प्रोजेक्ट्स में वगैरह में। बट कैलेडोस्कोप इन्वेंटेड किए थे सर डेविड ब्रेवेस्टर इन 1816। ये नंबर याद रखना है, 1860 में किसने, सर डेविड ब्रेवेस्टर ने इसका ऑप्टिकल वंडर्स का कैपेसिटिव जो सारा सिस्टम है वो उन्होंने खुद बनाया और जो बड़ा प्रख्यात हुआ। कैलेडोस्कोप कैलेडोस्कोप सब जानते हैं, पर डेविडसन ने बनाया वो बहुत कम लोग जानते हैं। अब आर्मी में, नेवी में मोस्टली इंपॉर्टेंट होने वाला, हमारे सारे टैंक्स के अंदर ये चीज यूज होती है जिसका नाम है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का इंप्लीमेंट होता है हमारे सारे के सारे टैंक्स के अंदर, इवन सबमरीन्स के अंदर। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी हम सेम कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं आज भी। अभी कैमरास भी लगाए जाते हैं वाटरप्रूफ वाले, बट कैलेडोस्कोप काफी टाइम से यूज किया गया है। उसके बाद में ये पेरिस्कोप, पेरिस्कोप के अंदर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक मिरर रखा जाता है, यहाँ एक रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा, और यहाँ से जो सोल्जर है, जो ऑफिसर है, वो यहाँ से देखेगा, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ऑब्जेक्ट को दिखाती है। समंदर के नीचे है तो समंदर के नीचे भी सामने दुश्मन के पनडुब्बी को देखने के लिए या दुश्मन के जहाज को देखने के लिए भी इस मेथड का यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के बारे में कुछ डिटेलिंग्स है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए, काम में आएगी। पेरिस्कोप का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है। दो मिरर्स रहते हैं, इच प्लेन हावर्स मेक्स द एंगल, 45 का एंगल यहाँ पे होना मैंडेटरी है, 45 का एंगल होगा तभी वहां पे रिफ्लेक्शन हमको अच्छे से देखने को मिलेगा। बच्चों यूजेस ऑफ पेरिस्कोप कहाँ यूज होता है, यूज टू सी ओवर द हेड्स ऑफ क्राउड।
अगर क्राउड में आप चल रहे हो तो ऊपर देखना है, तब भी ऐसे करके चलोगे ना, तो अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपको ऊपर से दिख जाएगा। क्राउड में भी यूज होता है इसका। अब पेरिस्कोप इज यूज्ड सोल्जर सिटिंग इन अ ट्रेच, यानी कि बंकर के अंदर रहते हैं जो ऑब्जर्व द एनिमी एक्टिविटीज आउटसाइड। बंकर में बैठे बैठे देख सकते हैं कि दुश्मन कितना दूर है, नजदीक आया, किस तरीके की गतिविधियां हो रही है, वो सारा हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। A periscope is used by a navy officer sitting in a submarine to see ships over the surface of water in a sea। कि सबमरीन के अंदर बैठे बैठे भी वो देखते हैं, जानते हैं आप सभी। यहाँ पे देखिए, अब बाजार में वो भी मिलता है कि आपका छोटा सा फोन है पर आपको बड़ी इमेज देखनी है, तो उसके लिए भी इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है कि जो है रिफ्लेक्टेड लाइट बीइंग यूज्ड अगेन, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फिर से यूज किया जाता है बड़ी इमेज पाने के लिए। आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि मेले में और हर जगह बाजार में मिलता है कि आपका फोन वहां पे फिट कर दो, तो फोन में से रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज आपको बड़ी मिलती है और आपको जैसे एटलीस्ट लैपटॉप जितना साइज देख सकते हो आप, राइट। कर्व्ड मिरर्स, अब स्टार्ट होता है कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर्स के अंदर कनकेव एंड कॉन्वेक्स, कनकेव एंड कन्वेक्स ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से उनके फॉर्मेशन है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए ये पूरा एक स्फेयर है हमारे पास, पूरा एक गोला है, उस गोले को हमने बीच में से तोड़ा, यहां से हमने उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद यहां से हमने उसको कट कर दिया, तो एक तो हमें ये मिला और एक ऐसे, ऐसे दो हमको अलग अलग हिस्से मिले, जिसके अंदर इस पोर्शन को यहाँ पे हमने पीछे से कलर कर दिया और इस पोर्शन को हमने यहां से कलर कर दिया। मतलब ये वाली रिफ्लेक्टेड साइड हो गई मिरर वाली, और यहाँ पे ये वाली रिफ्लेक्टेड साइड हो गया, रिफ्लेक्शन साइड ऑफ मिरर, रिफ्लेक्शन साइड ऑफ मिरर। तो दोनों में जो कर्व्स है, एक अंदर की ओर है और एक बाहर की ओर है। याद रखिए इसको इजीली कि अगर आप किसी केव के अंदर जा रहे हो, आप किसी केव के अंदर जा रहे हो, गुफा के अंदर जा रहे हो, वैसा कर्व आपको देखने को मिल रहा है, तो उसको आप कहोगे कन केव। और अगर आप जा रहे हो और आपको ऐसा उभार मिल रहा है ऐसे, तो उसको आप कहोगे कन्वेक्स। मोस्टली इंडियन अंकल्स का जो पेट होता है बाहर की ओर निकला हुआ, वो कन्वेक्स जैसा होता है। कैसा होता है? कन्वेक्स जैसा, बाहर की ओर उभरा हुआ, जिसको हम कहेंगे कन्वेक्स। और कनकेव वर्ड में ही शब्द है केव, केव यानी कि गुफा, कि अंदर की ओर, अंदर की ओर आपको दिखेगा, वो केव कहेंगे। कनकेव एंड कन्वेक्स देख लीजिएगा किस तरीके से फॉर्म होते हैं। इमेजेस कैन बी टू टाइप्स, रियल एंड वर्चुअल, अभी देखा हमने। और these images are formed when light falls off a mirror from the object and the reflected back to the image mirror the screen। कर्व्ड मिरर्स का कंसेप्ट अभी देखा कि वो रियल और वर्चुअल दोनों हो सकते हैं। और चलिए अब आगे देखते हैं कि कर्व्ड मिरर एंड प्लेन मिरर, इन सभी का एक्चुअल में यूज क्या है, हम यूज क्या करते हैं और किस तरीके से सारे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इसके अंदर होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर्व के अंदर हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव की ये साइड कलर्ड रखे तो आप देख पाएंगे, कलर्ड रखे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये वाली सरफेस रिफ्लेक्शन नहीं देती है और इसमें ये अंदर वाली साइड रिफ्लेक्शन नहीं देगी, राइट। मिरर है हमारे पास, ये कैसे है? मिरर। तो मिरर का यहां से जब लाइट जाती है, सीधी लाइट गई तो फोकस से, यहाँ पे भी पैरेलल गई तो फोकस से, ऐसे रूल्स है। और यहाँ पे पैरेलल गई तो वो भी पीछे फोकस हो गया इसके। कैसे देखते हैं, चलिए बोर्ड पे देखते हैं कि कैसे सर इसको ड्रॉ करेंगे, समझेंगे किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि चलो हमारा ये कनकेव मिरर है, कौन सा वाला? कनकेव मिरर। और यहाँ पे ले लेते हैं
कन्वेक्स मिरर, ये हो गया कन्वेक्स मिरर। कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के अंदर अब हम रे को इंसिडेंट करते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे हमारा सी कर्वेचर। अगर कोई रे पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे जाती है, तब हमेशा वो रे फोकस से होके गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से होके गुजरेगी। क्या बच्चों, जब भी कनकेव मिरर के पैरेलल में कोई रे जाएगी, कनकेव मिरर के पैरेलल कोई रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो हमेशा फोकस से होके गुजर जाएगी। दूसरा लॉ ये है कि अगर आप इंसिडेंट करते हैं रे को, अगर आप इंसिडेंट करते हैं रे को फोकस के ऊपर, कहां पे? फोकस के ऊपर, तो वो पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल थी तो फोकस से गई, फोकस पे इंसिडेंट करी तो पैरेलल हो गई। दो लॉ हो गए। अब तीसरा लॉ देखते हैं। तीसरा लॉ क्या कहता है कि अगर लाइन कर्वेचर से क्रॉस होगी, कर्वेचर से क्रॉस होगी, तो कर्वेचर पे ही रिटर्न चली जाएगी। क्या? कर्वेचर पे इंसिडेंट हुई तो वो कर्वेचर से ही वापस लौट जाएगी। चौथा लॉ क्या कहता है? तीन लॉ देख लिए। चौथा लॉ ये कहता है अगर इंसिडेंट ऑफ लाइट पोल पे गिरती है, इंसिडेंट ऑफ लाइट पोल पे गिरती है, तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये दोनों एंगल कैसे रहेंगे? थीटा आई एंड थीटा आर विल बी द सेम। चार लोग हो गए बच्चों, सीधा याद रखिए। पैरेलल है तो कहां से? फोकस से जाएगी। फोकस पे इंसिडेंट करी तो पैरेलल हो जाएगी। सी पे इंसिडेंट करी तो वो सी से ही वापस लौट जाएगी। और अगर पोल पे हमने इंसिडेंट्स करी तो वो पोल से सेम एंगल पर वापस चली जाएगी। यही चीज हम देखते हैं इसके अंदर। यहाँ पे पोल बना लिया, यहाँ पे अंदर की ओर हमारा फोकस और यहाँ पे कर्वेचर। अब यहां से कोई रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस के रिस्पेक्ट में डाइवर्ज हो जाएगी। क्या होगा? फोकस के रिस्पेक्ट में वो डाइवर्ज हो जाएगी। दूसरा लॉ देखते हैं। अगर कोई रे फोकस पे इंसिडेंट करी जाती है, फोकस के रिस्पेक्ट में इंसिडेंट करी जाती है, तो क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिटर्न रिफ्लेक्ट कर जाएगी पैरेलल। सीधी थी फोकस से, फोकस पे इंसिडेंट करी, सीधी हो गई। ये दो लॉ। और तीसरा लॉ ये बताता है कि अगर हम रे को इंसिडेंट करते हैं, अगर हम रे को इंसिडेंट करते हैं कर्वेचर के लीनियर में, कर्वेचर के लीनियर में अगर उसको हम ले गए तो क्या होगा बच्चों? थोड़ी टेढ़ी लाइन बनी है, देखिए। कर्वेचर के लीनियर में हम रखेंगे तो वहां पे हम क्या पाएंगे? वहां पे वो लाइन कर्वेचर के ही साथ एक ही डायरेक्शन में वापस मुड़ जाएगी। पैरेलल थी फोकस से, फोकस पे गई, पैरेलल हो गई, कर्वेचर पे डाली, सीधी वापस निकल गई सी पे। सेंटर जो है हमारा फोकस सी। और अगर हम पोल पे इंसिडेंस करते हैं तो पोल से ही वापस देगी। ये दोनों एंगल कैसे रहेंगे? सेम एंगल रहेंगे। सेंटर पे सीधा काम होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, फोकस पे पैरेलल आपने भेजी, फोकस पे पैरेलल आपने भेजी, वेट, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा एक ही बार में। अगर पैरेलल है तो फोकस पे जाएगी। दूसरा, फोकस पे इंसिडेंट करी तो क्या वो पैरेलल हो जाएगी। तीसरा, अगर आपने कर्वेचर पे किया, सी पे सेंटर पे आपने किया तो सेंटर से ही गुजर जाएगी। चौथा, पोल पे इंसिडेंट किया तो सेम
एंगल पे वो वापस मुड़ जाएगी। ये चारों चीजें आप याद रखते हैं तो आपको कर्व्ड मिरर्स के जो फेनोमेनन है वो आपको याद हो जाएंगे और सारे के सारे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, कनकेव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से लाइट पैरेलल आके फोकस पे इंसिडेंट करती है। इसके ऊपर से क्वेश्चन पाया जाता है कि अगर रेज इंफिनिटी से आ रहे हैं तो इंफिनिटी से आ रहे रे कहाँ पे इमेज को फॉर्म करेंगे। तो आपको याद रखना है वो जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी और फोकस पे बन रही इमेज हमेशा डिमिनिश्ड छोटी साइज की होती है। और अगर कहीं पे भी इक्वेशन के अंदर आपको दिख रहा है इन्फिनिटी से रे आ रही है तो हमेशा उसका जो इमेज मिलेगा वो आपको छोटा सा पॉइंट साइज्ड एट एफ ही मिलेगा। ये आप याद रखेंगे किस तरीके से ये मैकेनिज्म वर्क करता है। कनकेव मिरर प्लेस्ड एट वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, अ मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑब्टेन्ड। मतलब कनकेव मिरर में हमेशा हमको रियल इमेज मिलता है, पर सिर्फ और सिर्फ जब हम कनकेव मिरर के बहुत करीब चले जाएंगे तभी हमको रियल इमेज नहीं मिलेगा, तब हमको मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज मिलेगा। मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज ऐसे मिलेगा कि जैसे साइज है उसकी 5 सेंटीमीटर तो आपको वो 10 या 15 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट मिल सकता है। साइज को मैग्नीफाई करके दिखाता है कब, कि जब चीज को फोकस एंड पोल के बीच में रख दिया जाए, यानी कि फोकस से आगे रख दिया जाए ऑब्जेक्ट को, तभी वो मैग्नीफाइंग और पीछे की ओर बड़ी सी इमेज हमको दिखाएगा। इसके ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं, ये 2 पॉइंट याद रखना। अब आगे देखते हैं कनकेव मिरर के अंदर जो डिस्टेंस और साइज का क्या है, वो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कैसे डिस्टेंस से इमेज फॉर्म हो रही है। यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर कैन बी स्मॉल, लार्ज एंड इट कैन आल्सो रियल एंड वर्चुअल। वर्चुअल कब होगी, अभी जस्ट मैं बोला सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले सीन में कि जहां पे ऑब्जेक्ट एफ एंड पी, फोकल एंड हमारा पोल, उन दोनों के बीच में है तभी हमको मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। बाकी मोस्ट ऑफ द केस में वो जो इमेज है वो हमको रियल मिलती है। और जब भी वर्चुअल इमेज मिलेगी तो वो हमको एकदम खड़ी इमेज मिलेगी, और जब भी आप देखेंगे कि हमको रियल इमेज मिल रही है वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, राइट। और इनका यूज कहाँ है देखते हैं कि जब हम, आपने सभी ने ये एक्सपेरिमेंट कर रखा होगा, राइट, कि रेज को कन्वर्ज करते हैं कॉन्केव की हेल्प से तो फोकस पे सारी रेज आके मीट करती है और फोकस पे रेज मीट करने की वजह से वहां पे पेपर बर्न हो जाता है, पेपर यहाँ पे जल जाता है। ये बड़ा बेसिक सा है जो आपको पता होना चाहिए। और इसी का टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जर्विंग और उसके लिए यूज होता है। साथ ही में कई जगह पे सोलर के वो बनाए गए प्लेट्स की जहां से एनर्जी को, सोलर एनर्जी को एक जगह पे कंसंट्रेटेड करके हम उससे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म कर रहे हैं, वो भी उसका यूज है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे रेस सारी पैरेलल जा रही है, कनकेव मिरर है तो फोकस पे सारे के सारे मीट कर रहे हैं, और फोकस के एरिया पे ही ऊपर हमने देखा कि दूर से द रियल इमेज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू द मिरर। कहा होना चाहिए, क्लोज टू द मिरर। कनकेव मिरर यूज्ड एज अ शेविंग एंड मेकअप मिरर। क्यों? क्योंकि हम शेविंग करते हैं तो बहुत पास में रखेंगे मिरर को और देखेंगे, वो चीज को मैग्नीफाई करता है, उसकी साइज को बढ़ाता है और कैसी साइज, कैसी इमेज देता है, वर्चुअल इमेज देता है। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, वो उल्टी नहीं होती है। शेविंग मिरर में, हेड मिरर में, यहाँ पे ये सारे स्किल्स दिए हुए हैं, कहाँ का एप्लीकेशंस है देखिए। हमारे डेंटिस्ट भी इसका यूज करता है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, किस तरीके से है, वो हमने ऊपर ही देखा। शेविंग में लगेगी ये, हमारे मेकअप वेकअप गल के काम में आएगी। डॉक्टर अपने हेड पे ऐसे चश्मा पहन के वो आंख देखते हैं कि कैसे सारी चीजें हैं। अगर टीथ का, दांत का कोई डेंटल डॉक्टर है वो इसका यूज करता है मैग्नीफाई चीजों को देखने के लिए, पेशेंट को चेक करने के लिए। देखिए कनकेव मिरर के क्या क्या यूज कैसे होता है, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान से देख लेना, इसके ऊपर से आपको काफी हेल्प होगी। कनकेव मिरर यूज इन हेडलाइट्स एंड सोलर फर्नेसेस, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, सोलर फर्नेसेस की जहां पे
सोलर एनर्जी को इकट्ठा करके हम यूज करते हैं उसका कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए, भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी कर पाए। आपके घर के ऊपर या कहीं जगह पे आपने देखा होगा जो सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं वो फ्लैट होते हैं, पर कर्व्ड होंगे जहां पे उनको सोलर फर्नेसेस कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक इमेज दे रखी है, ये जो कर्व्ड है सोलर कुकर वाला जो कंसेप्ट है सेम है। यहाँ पे हमारा कनकेव मिरर फोकस पे जा रहा है। अब आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे ये जो सारी डिटेलिंग्स है कैसे आपको पूरा दिखना है। फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर कैसे होता है, ये जो सारे प्रिंसिपल फोकस और ये सब क्या है एक ही बार में समझा दूंगा। पूरा फोकस रखना है आपको कि ये जो स्लाइड के अंदर सारी जो चीजें मेंशन कर रखी है वो किस तरीके से काम करती है। देखिए ध्यान से कि ये कनकेव का इतना हिस्सा तोड़ दिया गया, उसका सेंटर, ये पूरे स्फेयर का सेंटर सी, इसके बीच में हमने क्या लिया था, इसके बीच में आता है हमारा फोकस। ऐसे ही अगर कन्वेक्स के लिया जाए तो फोकस कहाँ आएगा, यहाँ पे, सेंटर यहाँ पे, पी यहाँ पे। आसानी होती है इस इमेज से समझने में कि किस तरीके से दोनों का एक्सिस पे काम होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव में लेफ्ट हैंड साइड होता है और कन्वेक्स में राइट हैंड साइड होता है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। पर जब आपने अच्छे से देख रखा है कि कैसे सर्कल बनाना है हमको, तो उससे लेफ्ट में सी रखे या राइट पे वो पता लग जाता है। चलिए आगे आप ड्रॉ करके उसको बना लेना। कनकेव मिरर का रे डायग्राम, रे डायग्राम्स इसके अंदर कैसे वर्क करते हैं वो सारे के सारे हम बना के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वो काम करता है। यहाँ पे देखिए कि कनकेव के अंदर एक ही बार में आप समझ जाओगे, पूरा ध्यान लेना, ध्यान से देखिए। कनकेव मिरर हमारा, इसके अंदर पॉसिबल 6 जगह है। यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस हमारा और यहाँ पे हमारा सेंटर। ऑब्जेक्ट को पॉसिबल 6 पोजीशंस है वहां पे ही रखा जा सकता है, उसके अलावा और कोई पोजीशंस नहीं होती। पहली पोजीशन जो हो सकती है इन्फिनिटी पे, दूसरी पोजीशन वो हो सकती है बियॉन्ड सी, दूसरी पोजीशन हो सकती है कौन सी, बियॉन्ड सी, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे खड़ा, कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी खड़ा, कोई ऑब्जेक्ट एट सी पे खड़ा है। कहां पे खड़ा है, एट सी पे खड़ा है। कोई ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं तो सी एंड एफ के बीच में। चौथी पोजीशन क्या हो गई, बिटवीन सी एंड एफ। फिर पांचवी हो जाएगी एट एफ, पांचवी हो जाएगी एट एफ। और 6 नंबर जो पॉसिबल है वो है एफ एंड पी के बीच में। 6 जो है वो पॉसिबल है एफ एंड पी के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी। आप ऐसे ही ड्रॉ कर लेना, ऐसे ही बना लेना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समझने में बड़ी आसानी हो जाती है जब आप ऐसा इमेज बना पाते हो। इसके ऊपर से आपको आसानी से पता लगेगा कि कैसे हमारे रे डायग्राम फॉर्म होते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से नजदीक आता जाता है वैसे वैसे इमेज दूर भागती चली जाती है। क्या बोला मैं, बड़ा ध्यान दीजिएगा इस लाइन के ऊपर। जैसे जैसे इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट मिरर के करीब आता जाता है वैसे वैसे इमेज दूर भागता चला जाता है। ऐसा होता है 5th केस तक। 6th केस के अंदर ये चीज बदल जाती है। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। इसको ड्रॉ कर लेना, समझ लेना, तो आसानी होगी आगे जो हम बढ़ रहे हैं उस सारी चीजों में। चलिए सबसे पहले एट इन्फिनिटी के लिए, एट इन्फिनिटी के लिए पैरेलल रेज है, एफ पे मीट करेगी, एफ पे छोटा सा पॉइंट साइड इमेज हमको मिलेगा। दूसरा सीन बियॉन्ड सी, कहां पे, बियॉन्ड सी खड़ा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमको एफ से थोड़ी आगे आई, जैसे मैंने बताया अभी इमेज आगे आएगी, एफ से आगे आई, छोटी साइज की इमेज मिली हमको एफ से आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है तो लिखेंगे कि रियल है, इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है, एंड साइज कैसी है, डिमिनिश्ड है, छोटी साइज है इमेज की। उसके बाद थर्ड सीन पे आते हैं, तो थर्ड पे देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट सी पे खड़ा है, ऑब्जेक्ट सी पे खड़ा है, यहां से ये लाइन गई
यहाँ ऐसे आई, ये लाइन ऐसे गई, दोनों रे यहाँ पे मीट कर रही है। जहां पे मीट करी वहां पे हमारा इमेज बना, और इमेज ठीक ऑब्जेक्ट की जितनी साइज थी उतनी ही साइज का हमको नीचे इमेज मिलता है। यानी हमेशा याद रखो कि किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट बोथ आर सेम, या तो नंबर्स लिख के आपको दिखाया हुआ है, तो वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि कर्वेचर सी जो पॉइंट है हमारा सेंटर, सेंटर पे ही अगर चीज रखी हुई होती है तभी हमको सेम साइज का इमेज उसके नीचे मिलता है। उसके अलावा कोई भी फेनोमेनन ऐसा नहीं है कि जहां पे आपको सेम साइज का इन्वर्टेड इमेज मिले। और ये वाला इमेज कैसा होगा? रियल इमेज। क्यों? क्योंकि वो दोनों रेज एक्चुअल में मीट करके मिल रहा है, इसलिए तो रियल इमेज कहेंगे इसको। उसके बाद ऑब्जेक्ट को खड़ा किया जा रहा है सी एंड एफ के बीच में। सी एंड एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट को खड़ा किया, एक रे ऐसे जा रही है, वो यहां से टकरा के फोकस से क्रॉस हुई। दूसरी रे सी के रिस्पेक्ट में हमने इंसिडेंट करी, वो सी से ही गुजर गई। जो मैंने लॉज आपको पढ़ाए उसके अंदर कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ और ये थर्ड लॉ। थ्री, फर्स्ट एंड थ्री दोनों का यूज करके यहाँ पे हमको इमेज कहाँ मिल रही है? बियॉन्ड द सी। और अब देखिए ऑब्जेक्ट की साइज ए बी और इमेज की साइज ए डैश बी डैश, बढ़ गई इमेज। तब नेचर में लिखेंगे कि इमेज साइज इज इंक्रीज्ड, मतलब साइज इज इंक्रीज्ड मिल रही है, इन्वर्टेड मिल रही है, और आपको रियल इमेज मिल रही है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने आपको जरूरी है। देखिए यहाँ पे लार्जर देन द कंपेयर टू दैट ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे पास जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज दूर भाग रहा है और उसकी साइज भी क्या हो रही है? बड़ी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो बढ़ती चली जा रही है। कनकेव मिरर के अंदर अब एट एफ, अब हमने एट एफ पे खड़ा किया ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को एफ पे खड़ा किया। फर्स्ट रोल पैरेलल गई, फोकस से गुजर गई। थर्ड रोल सी के ऊपर इंसिडेंट किया, सी के पैरेलल में ही वापस चली गई। अब आप देखिए ये जो दोनों रे है, ये जो दोनों रे है, ये रे कुछ ऐसे आ रही है, ये रे कुछ ऐसे आ रही है, ये शायद आगे जाके मीट करने वाली नहीं है, ये मीट करेंगी नहीं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इनका जो इमेज मिलेगा, इनका जो हमको इमेज मिलेगा वो मिलेगा एट इंफिनिटी। और इंफिनिटी सर क्यों? इतना दूर थोड़ी ना चला जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिए कि ये जो पूरा स्फेयर होगा, ये जो पूरा स्फेयर होगा वो कुछ ऐसे गोल होगा। तो इस गोल सरफेस की बाहर, स्फेयर के बाहर का जो भी रीजन है वो सारा हम इंफिनिटी लेते हैं। क्या लेते हैं हम? सारा इंफिनिटी ही लेते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे एफ पे जब भी ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इमेज हमको मिलती है कहाँ पे? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे इमेज मिलेगी टू कंपेयर टू अदर, उसकी साइज कैसी होगी? लार्जर होगी, लार्जर देन द कंपेयर टू दैट द ऑब्जेक्ट। काफी बड़ी इमेज हमको मिलेगी एट एफ। अब लास्ट सीन देखते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है।
तरीके से लिखते हैं। कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको लिख के नहीं देंगे कि u ऑलवेज आपको माइनस लेना है। क्या क्वेश्चन के अंदर लिख के आपको नहीं देंगे? जहां कहीं भी आपको u का वैल्यू दिया है बच्चों, लिख लेना u ऑलवेज नेगेटिव, u विल बी ऑलवेज नेगेटिव। वो कभी प्लस में नहीं होगा और क्वेश्चन के अंदर भी आपको प्लस में या उसमें दिखाया नहीं जाएगा। वो हमें खुद से करना है। हमको पता होना चाहिए कि भैया ऑब्जेक्ट तो हमेशा माइनस पे ही रहता है। When the heights are measured downwards and perpendicular to the principal axis, they are considered to be the negative। जो अभी जस्ट हमने बात करी है उसी के बारे में है। और ये जो किस तरीके से 1/v 1/u इक्वल टू 1/f का यूज करना होता है कनकेव और कन्वेक्स के अंदर, याद रखना है। कन्वेक्स के अंदर हमारी जो फोकल होती है वो पॉजिटिव होती है, कनकेव के अंदर फोकल हमारी नेगेटिव होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कनकेव के अंदर फोकल हमारी नेगेटिव होती है, कन्वेक्स के अंदर फोकल हमारी पॉजिटिव होती है। बच्चों इसके अंदर बड़ा कंफ्यूजन होता है, लिख लेना, इमेज से भी आपको समझ आ जाएगा। और यहां पे हमारा ऑप्टिक्स का पहला स्टेज पूरा होता है जिसके अंदर हमने मिरर एंड लाइट के बारे में जाना। बच्चों आप इसको घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और जो जो डिटेलिंग आपने यहाँ से जानी है लिखोगे। और अगर आपको अच्छा लगा है हमारा काम तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। जय हिंद।